नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन मतलब राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वीआईपी पार्टी, ये जो एक गठबंधन बना है उस महागठबंधन को ये पेशकश की है कि उन्हें भी महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, जिससे सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोका जा सके और जो महागठबंधन है वो चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी को का जो गठबंधन है या एनडीए है उसको हराया जा सके। और अगर ऐसा नहीं करती है महागठबंधन तो असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे बिहार में। पिछले चुनाव में उन्होंने 20 पर अपने चुनाव लड़ा था, 20 सीटों पर, और उसमें से 5 सीटें जीत कर आए थे। ये अलग बात है कि वो 5 के पाँचों ने बाद में राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर लिया। अब ये जो पेशकश है ये बड़ी दुविधा वाली स्थिति है महागठबंधन के लिए। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन जो AIMIM है वो कभी इस खेमे का हिस्सा नहीं रहा है। ये यूपीए का हिस्सा रहा है। बाद में वो यूपीए से अलग हुआ, रिज़ाइन करके मतलब यूपीए को छोड़ दिया था। लेकिन ये जो दल हैं महागठबंधन के जो घटक हैं ये हमेशा AIMIM को भाजपा की बी टीम बताते रहे हैं। और ये इनका दावा कह लीजिए या ये आरोप कह लीजिए AIMIM पर कि वो किस तरह से महागठबंधन को या सेक्युलर फोर्सेस को नुकसान पहुंचाते रहे हैं चुनाव लड़ करके, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे और कई जगहों पर हो। लेकिन ये बात कह करके अब जो आरोप लगाता रहा है सेक्युलर फोर्सेस, उन आरोपों को विराम देने की या उनको मुश्किल में डालने की स्थिति पैदा कर दी है असदुद्दीन ओवैसी ने। इसलिए कि इसके बाद आप ये दावा नहीं कर पाइएगा, अगर आप गठबंधन में नहीं लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, तब आप ये नहीं कह पाइएगा कि वो बी टीम है इसलिए कि ऑफ़र उधर से आया था। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आप जो कट्टर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नज़र आइएगा, और जो बीजेपी का हिंदुत्व वाला मुखर वोटर है वो और मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ा होगा। तो ये दूसरी स्थिति है। अब इसमें सीमांचल पर AIMIM की पकड़ मजबूत है, और उस पकड़ से जो मुस्लिम वोटर हैं अगर साथ जाते हैं फिर भी वो घटक दल के साथ हैं, सीट ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर अलग अलग जाते हैं तो मुस्लिम मतदाताओं का बंटवारा होगा। तो एक तरफ तो बंटवारा हो सकता है, और इसलिए कि MIM जो है वो वोटों में सेंध लगाएगी, और जिसका सीधा फ़ायदा एनडीए होगा। और अगर दूर रखती है मतलब MIM को दूर रखती है महागठबंधन, तो जो कट्टरपंथी ताकतों के गठजोड़ की जिसकी मैं बात कर रहा था वो लगेगा, और फिर महागठबंधन के लिए मुश्किल होगा। पहले से ही महागठबंधन के बाकी घटकों ने एक गांधी मैदान में रैली की। उस रैली में इमारत सरिया जैसे संगठन शामिल हुए। वो ऐसे संगठन हैं जो देश में सरिया कानून की बात करते हैं, जो सरिया अदालतों की बात करते हैं, इस तरह के संगठन हैं। हालांकि अब भी बाद की परिस्थितियों में उन्होंने अपनी जो उनकी
आइडियोलॉजी है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, लेकिन बेसिकली इमारत शरिया का मतलब अगर आप देखिए संगठनात्मक रूप से, तो वो शरिया की बात करने वाले संगठन है। और उन संगठनों के साथ न केवल कांग्रेस बल्कि आरजेडी ने भी मंच साझा किया था, और वहाँ से जिस तरह के बयान निकल कर के आए थे वो इसी तरह की बात कर रहे थे। खैर, अब ये इन परिस्थिति में पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एमआईएम का या असदुद्दीन पार्टी का सीमांचल में कितना प्रभाव है। 2024 के चुनाव में 8 सीटें उतारी थी सीमांचल में, लेकिन नुकसान हुआ था, पुराना वोट परसेंट उनका घट गया था। लेकिन जो 2020 का विधानसभा चुनाव है उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और 5 सीटें जो जीत दर्ज की थी वो सीटें थी आमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचा धामन। अब इन सब में कुल मिला करके जो इन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसका वोट शेयर जो है 1.30 था, लेकिन कुल मिला करके 5 लाख के आसपास इनको वोट मिला था। इन सब के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के का जो ज़मीन पर पकड़ है उसको नहीं नकारा जा सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में वो 2 सांसद थे, जो औरंगाबाद ज़िला पुराना था जिसको अब संभाजी नगर बोला जाता है, वहाँ से जलील साहब चुनाव जीत करके आए थे। लेकिन जो बदलाव है, बदलाव में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगर महागठबंधन उनको सीट साझा करने के लिए नहीं तैयार होती है, तो ये निश्चित तौर पर महागठबंधन के लिए मुश्किल का सबब होगा और उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए कि जो युवा मतदाता है, मुस्लिम युवा है, वो और किसी राजनीतिक दल को समर्थन करने की बजाय असदुद्दीन ओवैसी को समर्थन करेगा, इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ वोट नहीं देने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप होनी चाहिए और नेतृत्व मुसलमानों को होना चाहिए। जबकि जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल की चाहे आप बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान यादव से ज़्यादा है, बिहार में भी मुसलमान यादव से ज़्यादा है, लेकिन मुसलमानों को पिछलग्गू बने रहना पड़ता है इन दोनों प्रदेशों में। इतना ही नहीं, और भी जगहों पर मुसलमान को पिछलग्गू ही बने रहना पड़ता है। कांग्रेस में तो और किसी के नेतृत्व की बात ही नहीं होती है गांधी परिवार के अलावा, लेकिन प्रदेश में भी जहाँ पर मजबूत संख्या में है, जैसे अगर आप आसाम की बात करें, आसाम में आज की डेमोग्राफी के हिसाब से काफ़ी मजबूत स्थिति में मतलब वहाँ पर मुसलमान हैं, लगभग 35-40% के आसपास। उसके बावजूद कांग्रेस का नेतृत्व गौरव गोगोई के पास है। आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी लगभग 30% के आसपास मुस्लिम हैं, लेकिन मुसलमानों का नेतृत्व नहीं है, उनको वोट की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ममता बनर्जी दावा करती हैं कि उनका वोट बैंक 30% से शुरू होता है, लेकिन वहाँ भी नेता ममता बनर्जी ही हैं। तो ये जो विरोधाभास है, उस विरोधाभास का उत्तर एमआईएम देता है। वो ये कहता है कि नहीं, हम वोट करने के लिए किसी राजनीतिक दल के लिए बाध्य नहीं है, हमको हमारा नेतृत्व, हमारी लीडरशिप डेवलप करनी है, हमारी का सीधे सीधे मतलब मुस्लिम लीडरशिप से है। अब इसमें आरजेडी के प्रवक्ता का अपना दावा है कि सेक्युलर वोटर्स कहीं नहीं जा रहे हैं, वो महागठबंधन के साथ वोट करेंगे, लेकिन इस दावे में कितना दम है ये बहुत वो है, इसलिए कि कुछ ना कुछ वोट निश्चित तौर पर जनता दल यू को भी मिलता है।
जहाँ जहाँ पर जनता दल यू के मुस्लिम कैंडिडेट्स होते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ आरजेडी को और कांग्रेस को और वीआईपी को ही मुसलमानों का वोट मिलता है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। थोड़े परसेंट ही मिलते हैं, लेकिन अगर थोड़े परसेंट कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर मिल रहे हैं और बाकी जगह कोई वोट नहीं मिल रहा है, तो वो मैटर करता है। जैसे 20 सीटों पर चुनाव लड़ करके असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 जीत जाती है, तो जो मुस्लिम वोटर्स का कंसंट्रेशन है वो उन्हीं 20 सीटों पर रहा AIMIM के लिए। वैसे ही बाकी सबका है। जिन सीटों पर जनता दल यू का मुस्लिम कैंडिडेट होगा वहाँ पर एक मुश्त वोट उसको मुसलमानों का मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर महागठबंधन के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग होगा, और कहीं ऐसा न हो कि इसी बंटवारे में वो फिर चुनाव हार जाएं। खैर, दूसरी तरफ जो एनडीए है वो बाकायदा अपने जो उनके वोटर्स हैं उन पर फोकस कर रही है, लेकिन क्या ये जो मुस्लिम वोटर्स का पूरा खेल है, जो बिहार में लगभग 16-17% का मामला है, क्या उसको महागठबंधन एकजुट रख पाएगा, बावजूद इसके कि वो असदुद्दीन ओवैसी के ऑफर को नहीं माने? ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है। असदुद्दीन ओवैसी का प्रभाव युवाओं में बहुत ज़्यादा है, और उत्तर प्रदेश में भी वो सीट्स भले न जीत पाए हों, लेकिन अच्छा खासा वोट वो क्लेम करते हैं। और जहाँ जहाँ वो चुनाव लड़ते हैं मजबूती के साथ, जैसे पश्चिम बंगाल उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन महाराष्ट्र में वो चुनाव लड़ते हैं, तेलंगाना में वो चुनाव लड़ते हैं, आंध्रा में वो चुनाव लड़ते हैं, वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं, और ठीक ठाक स्थिति उनकी होती है। तो क्या बिहार में उनको, उनके प्रभाव को दरकिनार कर पाएगी महागठबंधन? ये अपने आप में बड़ा विषय है। और दरकिनार करने के बाद भी वो विजयी होंगे चुनाव में, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। एक और बड़ा प्रश्न है, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी थे, और उन्होंने भारत के बारे में, भारत की जो आतंकवाद को लेकर के रणनीति है उसको लेकर के विदेश में, विशेष रूप से गल्फ कंट्रीज़ में अच्छी बातें की। उन सब के बावजूद भी क्या उनका समर्थन जो उनकी एग्रेसिव छवि है वो बरकरार रहेगी? उनको उतने ही लोग समर्थन करेंगे, या उनकी छवि भी डाइल्यूट हुई है इसलिए कि वो कट्टर मुस्लिम नेता के रूप में जाने जाते हैं? हालांकि अभी 2-3 दिन पहले जिस तरह से उनका 1-2 मसले पर बयान आया है, विशेष रूप से जो कई सारे मसले हैं, तो वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पुराने उनके जो कलेवर हैं वो बरकरार हैं। वो विषय जो था पाकिस्तान के खिलाफ वाला, वो दूसरा विषय है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो सीमांचल में काम करेगा, जिस पर सबको नज़र रखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओपिनियन अड्डा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।